गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग लेसन 3 के धातु अधातु का धातु के निष्कर्षण में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कल छूट गया था। आज उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण, या बच्चों इसको एक और नाम से जानते हैं सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। क्लियर हो रहा है बच्चों? या तो आप लोग कह सकते हैं कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण या सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। नीचे कौन कौन सी धातु आती है बाबा भैया? हम लोग अगर सक्रियता श्रेणी पढ़े तो हम आपको बता चुके हैं Cu है, Cu के बाद Hg है, Hg के बाद Ag है, Ag के बाद Au है, Pt है, आदि है, ये आती हैं। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे बच्चों कि ये सक्रियता श्रेणी याद कैसे रखना है। जैसे देखिएगा, हम आपको बताए थे कि कहो ना कमल जी, कहो ना कमल जी। हम आपको बताए थे कहो ना कमल जी फेरस से पीबी है, अर्थात प्यार है, तो क्या होगा, क्या होगा Ag Au। देखिए बच्चों, हम आपको बताए थे कहो ना कमल जी फेरस से प्यार है, फेरस से प्यार है, तो क्या होगा Ag Au, अर्थात सोना चांदी। हम आपको ये ट्रिक बताए थे। तो इसमें से देखिएगा, हम इतने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही आपकी श्रेणी में नीचे रखी हुई धातु है। तो श्रेणी में नीचे रखी हुई धातुओं के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका निष्कर्षण होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। ये क्या होती है भैया? कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। क्लियर हो गया? तो हम लिख रहे हैं श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। अतः इनके सल्फाइड अयस्कों का तो हम प्राप्त कैसे करते हैं भैया? हाँ, इनके सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करते हैं तो हमको ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो जाता है। फिर उस ऑक्साइड अयस्क का गर्म करके हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी सल्फाइड
सल्फाइड अयस्क का भर्जन करके ऑक्साइड अयस्क प्राप्त कर लेते हैं, फिर ऑक्साइड अयस्क को गर्म करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। गौर से समझिएगा बच्चों, हम आपको क्या बता रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि श्रेणी में नीचे रखी हुई धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। ये कॉपर आपका हो गया, Hg हो गया, Ag हो गया, Au हो गया, ये बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं, इसीलिए प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो इनके सल्फाइड यानी ये जितनी धातुएं आप देख रहे हैं, इन धातुओं के जो सल्फाइड होंगे, क्या होंगे? सल्फाइडों के रूप में पाई जाएंगी। ये सभी धातुएं किस रूप में पाई जाएंगी? सल्फाइडों के रूप में पाई जाएंगी। तो इनके सल्फाइडों का हम भर्जन करेंगे। भर्जन इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। भर्जन करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे? ऑक्साइड अयस्क प्राप्त कर लेंगे। और जब ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हो गया तो उस ऑक्साइड अयस्क को हम गर्म करेंगे तो हमको धातु मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चों हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, हम ले रहे हैं HgS। क्या ले रहे हैं बच्चों? HgS ले रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इस HgS का हम भर्जन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भर्जन कर रहे हैं। भर्जन हम आपको अगले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। जब भर्जन कर रहे हैं तो हमको प्राप्त क्या हो रहा है बच्चों? प्राप्त हो रहा है HgO। देखिए यह सल्फाइड अयस्क हो गया। अब सल्फाइड लिख दे रहे हैं, सल्फाइड अयस्क। अब इस सल्फाइड अयस्क का भर्जन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल गया? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क देखिए हमको मिल गया। फिर क्या मिल गया हमको? SO2। बैलेंस करते हैं भैया, यहां 2HgS, यहां 3O2, यहां आपका 2HgO, यहां भी आपका 2SO2। गिन लीजिए 2Hg, 2S, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 और 2 6 ऑक्सीजन। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो हमको मिल गया, यानी देखिए ऑक्साइड अयस्क मिल गया। तो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त, फिर ऑक्साइड अयस्क से हमको क्या प्राप्त करना है? धातु प्राप्त करना है, अर्थात HgO को हम ले लेंगे और इस HgO को हम क्या करेंगे? गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? गर्म कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2Hg प्लस O2। देखिए हमको धातु मिल गया, धातु मिल गया। समझ रहे हैं बच्चों? इसी प्रकार से चलिए एक और ले लेते हैं। हम ले रहे हैं 2Cu2O प्लस O2। ये दूसरा हम ले रहे हैं। इसको जो हम गर्म कर रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है, पहले ही हम बना लिए, 2Cu2S हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2Cu2S ले रहे हैं और इसको हम भर्जन कर रहे हैं। भर्जन कर रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों? 2Cu2O बनेगा प्लस आपका 2SO2 बाहर निकल जाएगा। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 दूना 4, सल्फर की संख्या 2, सल्फर की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 दूना 4, 2
6, 3 दूना 6, बैलेंस है। क्लियर हो गया। तो देखिए ऑक्साइड बन गया, ये आपका सल्फाइड है और ये आपका ऑक्साइड है, ऑक्साइड बन गया। अब ये ऑक्साइड को फिर हम उधर ले लेते हैं, Cu2O को अब हम गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो Cu2O के साथ एक चीज और हम ले लेंगे, फिर दोबारा हम इसी को ले लेंगे, Cu2S हम लेकर के गर्म करेंगे। तो हमको 6Cu प्राप्त होगा प्लस SO2 प्राप्त होगा, SO2। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। फिर बच्चों एक बार और बता रहे हैं कि कम क्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं होती हैं वे बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं। तो बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, तो बहुत ही कम क्रियाशील धातुओं के सल्फाइड का हम भर्जन करके ऑक्साइड अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क का हम ऑक्साइड अयस्क प्राप्त कर लिए हैं भर्जन करके, और उसके बाद से ऑक्साइड अयस्क को फिर हम गर्म करके धातु प्राप्त कर लिए हैं। ये आपका ऑक्साइड अयस्क है, इससे हम धातु प्राप्त कर रहे हैं। दूसरे इक्वेशन में भी हमें ये बताएं, सल्फाइड अयस्क को गर्म किए हैं तो हमको ऑक्साइड अयस्क प्राप्त हुआ है, फिर ऑक्साइड अयस्क को गर्म किए हैं तो हमको धातु प्राप्त हो गया है। तो समझ में आ गया। तो बच्चों इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण। अब मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण या सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित, सक्रियता श्रेणी या कर लीजिए यहां, या सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों, सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन कौन सी धातुएं आती हैं यहां हम आपको लिख दे रहे हैं। Zn आती है, Fe आती है, Pb आती है, Cu इसमें भी आती है। क्लियर हो गया। तो गौर से देखिएगा मध्य में कौन कौन सी धातु हैं। आपका Zn यहाँ है, Fe यहाँ है, Pb यहाँ है। तो ये धातुएं क्या कहलाएं यहां तक? मध्यम, यानी यही आपका मध्य की धातु है। ये सक्रियता श्रेणी में मध्य क्रियाशील के जो धातुएं हैं ये क्रियाशील तो होती है लेकिन इससे थोड़ी ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं? इससे थोड़ी ज्यादा होती हैं। और ये कौन कौन सी धातु होती हैं? Zn, Fe, Pb तथा Cu होती है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब इसका हम निष्कर्षण किस प्रकार से करेंगे, गौर से देखिएगा। ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। किस रूप में पाई जाती हैं? सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है भैया? या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाएंगी या तो कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। इसको दो प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं? दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखिएगा हम लिख रहे हैं
अयस्क दो प्रकार से कौन, गौर से देखिएगा। एक कार्बोनेट अयस्क से प्राप्त करते हैं, कार्बोनेट अयस्क कार्बोनेट अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। दूसरा सल्फाइड अयस्क से भी हम प्राप्त करते हैं, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क से भी हम धातु प्राप्त करते हैं। वही चीज लिखवा रहे हैं, ये सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, तो हम कार्बोनेट के रूप में भी कार्बोनेट से भी प्राप्त करते हैं और सल्फाइड अयस्क से भी प्राप्त करते हैं। कार्बोनेट अयस्क से प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भैया, निस्तापन करना पड़ता है, अयस्क का निस्तापन करना पड़ता है, और निस्तापन हम आपको पढ़ा चुके हैं। और सल्फाइड अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भैया, भर्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भर्जन करना पड़ता है, और ये दोनों हम आपको पढ़ा चुके हैं। जैसे ZnCO3 हमने कार्बोनेट अयस्क ले लिया, अब इस कार्बोनेट अयस्क का हम निस्तापन करेंगे, निस्तापन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ZnO मिल जाएगा। बाहर क्या निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकल गया। यानी हमको देख कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क हमको प्राप्त हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से सल्फाइड अयस्क में जैसे मान लीजिए हम ZnS ले लिए, और ZnS पर ऑक्सीजन की क्रिया से हम भर्जन करा रहे हैं, भर्जन करा रहे हैं, तो हमको क्या मिल जा रहा है, ZnO प्लस 2SO2, बैलेंस कर ले, 2 3 यहाँ 2। क्लियर हो रहा है बच्चों आप लोगों को। इसी प्रकार से एक और ले लें, 2FeS प्लस 3O2, भर्जन कर रहे हैं, भर्जन कर रहे हैं, 2FeO प्लस क्या हमको मिल जा रहा है बच्चों, 2SO2 हमको मिल जा रहा है। क्लियर हो गया। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां भी हमको ZnO मिल गया, यहां भी हमको ZnO मिल गया। तो अब इस ऑक्साइड को हम लेकर के गर्म कर दे रहे हैं, ZnO कार्बन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, Zn धातु बना लेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। इस तरह से देखिए धातु बन गया। यह आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क, और यह आपका ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया, और इस तरह से धातु बन गया। क्लियर हो रहा है बच्चों। अब आइए इसी प्रकार से यहाँ Z है ना, ZnO है, तो इसी तरह से इसकी भी क्रिया करा सकते हैं। FeO है, इसी प्रकार से इसकी भी क्रिया करा सकते हैं। चलिए इसका भी दिखा दे रहे हैं। तो ZnO का तो यहाँ हो गया है, FeO का दिखा रहे हैं, FeO प्लस C क्या बन जाएगा, Fe प्लस C। देखिए धातु हमको मिल गया। तो बच्चों एक बार और समझिएगा, मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण या सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, और ये कौन कौन सी धातु है, जिंक, Fe, Pb, Cu आदि ये मध्यम क्रियाशीलता के धातु हैं, या मध्यम श्रेणी के बीच में, यानी श्रेणी के बीच में आने वाली ये धातुएं हैं। तो ये किस रूप में मिलती हैं, ये सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। तो दो प्रकार से मिलती हैं, तो निश्चित रूप से इसकी क्रिया भी दो प्रकार से होगी। तो ये हमारा कार्बोनेट अयस्क हो गया। तो कार्बोनेट अयस्क मिलेगा तो कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करेंगे, तो निस्तापन करेंगे तो हमको ऑक्साइड अयस्क मिलेगा। और जब ऑक्साइड अयस्क मिल गया तो ऑक्साइड अयस्क से कार्बन डाल करके या कोक डाल करके गर्म करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको धातु
मिल जाएगा। देखिए हमको धातु मिल गया। इसी प्रकार से दूसरा सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फाइड अयस्क ये आपका सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। अब इस सल्फाइड अयस्क का भर्जन कर रहे हैं, तो भर्जन करने के बाद देखिए हमको ऑक्साइड अयस्क मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है बच्चों? ऑक्साइड अयस्क मिल जा रहा है। अब इस ऑक्साइड अयस्क को हम गर्म कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जा रहा है? धातु मिल जा रहा है। इसी प्रकार से हम सल्फाइड अयस्क ले रहे हैं, आयरन का सल्फाइड अयस्क ले रहे हैं, आयरन के सल्फाइड अयस्क को गर्म कर रहे हैं, तो आयरन का ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। इस आयरन के ऑक्साइड को हम गर्म कर रहे हैं, तो हमको आयरन यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। इस तरह से यह आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। बच्चों समझ में आ गया हो तो इसको उतार लीजिए। हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण या सक्रियता श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी धातुओं का निष्कर्षण। गौर से समझिएगा भैया, यही आपकी सक्रियता श्रेणी है और सक्रियता श्रेणी में ये सभी धातुएं सबसे ऊपर रखी गई हैं। अर्थात इसमें क्या क्या आ जाएगा भैया? गौर से देख, सॉरी एक चीज छोड़ दिए हैं, कहूं ना कमल, एल छूट गया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी धातु है? पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। इतनी धातुएं हैं। यही ऊपर की आपकी सबसे अधिक सक्रिय श्रेणी है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो धातु होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? अर्थात ये जो हमको धातुएं होती हैं, यानी ये धातुओं के अयस्क जो प्राप्त होते हैं, हम क्या करते हैं? विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। इस प्रकार की धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। जैसे NaCl विद्युत, जैसे छोड़िए, विद्युत अपघटन द्वारा करते हैं, तो विद्युत अपघटन द्वारा करने पर हमको एनोड पर, क्या भैया? एनोड पर अशुद्धि मिलती है तथा कैथोड पर धातु मिलता है।
धातु मिलता है। उदाहरण के तौर पे देखिए बच्चों, हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जैसे NaCl, जैसे NaCl, तो हम NaCl ले लें। NaCl का हम विद्युत अपघटन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो यह आपका Na+ आयन में टूट रहा है और Cl- आयन में टूट रहा है। तो यहां से Na+ एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बना रहा है? Na। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यह आपका कैथोड पर प्राप्त हो रहा है। किस पर प्राप्त हो रहा है? कैथोड पर प्राप्त हो जा रहा है। देखिए हम लिखें, कैथोड पर धातु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आपका Cl- आयन है। अब ये Cl- आयन Cl2 में परिवर्तित हो जा रहा है। किस में परिवर्तित हो जा रहा है बच्चों? Cl2 में परिवर्तित हो जा रहा है। और ये किस पर परिवर्तित हो रहा है? एनोड पर। एनोड पर, अर्थात अशुद्धि किस पर मिल गई? एनोड पर। और धातु किस पर मिल गया? कैथोड पर। क्लियर हो पा रहा है बच्चों? इसी प्रकार से चलिए एक और ले रहे हैं, MgCl2। क्या ले रहे हैं? MgCl2। तो इसको हम देखते हैं। MgCl2 का विद्युत अपघटन करा रहे हैं, तो Mg2+ 2Cl- आयन मिल रहा है। अब यहां से Mg हमारा हो गया 2+, यह 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, किस में परिवर्तित हो गया? Mg में। यह किस पर मिल रहा है? कैथोड पर। किस पर मिल रहा है बच्चों? कैथोड पर। इसी प्रकार से 2Cl- आयन है, यह क्या बना लेगा? Cl2 बना लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यह किस पर मिल रहा है? एनोड पर। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यही आपकी अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण है। एक बार और गौर से समझिएगा। अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण या सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर रखी धातुओं का निष्कर्षण। कौन कौन सी धातुएं आती हैं? K, Na, Ca, Mg, Al आपकी अधिक सक्रिय धातुएं हैं। और इस प्रकार के धातुओं का जो निष्कर्षण होता है वह विद्युत अपघटनी विधि द्वारा होता है। और एनोड पर अशुद्धि मिलती है, एनोड पर अशुद्धि मिलती है, कैथोड पर धातु मिलता है। तो देखिए हम आपको करके दिखाएं, NaCl का विद्युत अपघटन कराएं तो Na+ और Cl- आयन मिला है। फिर यहाँ Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na में परिवर्तित हो गया, अर्थात कैथोड पर मिल गया है। और वहीं Cl- एनोड पर हमको मिला हुआ है Cl2 के रूप में। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से Mg है, विद्युत अपघटन हम कराएं। क्या कराएं बच्चे? विद्युत अपघटन कराएं। विद्युत अपघटन कराएं तो Mg2+ 2Cl- आयन मिला है। Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Mg मिला है, अर्थात एक कैथोड पर मिल गया, और Cl2 आपको एनोड पर मिल गया। इस तरह से बच्चों धातु का निष्कर्षण समाप्त हुआ। थैंक यू।